नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। लगता है राजस्थान में नवंबर में शायद नगर परिषद चुनाव डिक्लेयर हो जाए, लेकिन नवंबर से पहले बहुत सारे सवाल, बहुत सारी सरगर्मी है, सियासी सरगर्मी कि आखिर हनुमानगढ़ नगर परिषद का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई और, यानी थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट है वो भी है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी क्या रणनीति बना रही है चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए, इन मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं प्रदीप ऐरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर ये हमारे साथ हैं, और अश्विनी पारीक, जो कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अश्विनी जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि अभी आप विपक्ष में हैं। नगर परिषद चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज इस परिचर्चा के लिए हमें बुलाया। जहां तक विपक्ष की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ की जो सीट है वो चाहे एमएलए की सीट हो वो भी बीजेपी नहीं जीत पाई, और चाहे वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो लोकसभा की सीट है वो भी बीजेपी नहीं जीत पाई। तो ये कहना इतना उचित नहीं होगा। हाँ, सरकार के लिहाज से हम जरूर विपक्ष में हैं। रही बात चुनाव की, तो अगर आप देखेंगे बीजेपी का पैटर्न देखेंगे तो बीजेपी अभी जिला परिषद तक का चुनाव अगर आप देखेंगे, जो बीकानेर में होने वाला था, गंगानगर में होने वाला था, जिसकी डेट तक आ गई थी, वो तक नहीं कराया है। तो मुझे तो इस बात पे संशय है, क्या बीजेपी का विश्वास संविधान में है और वो क्या ये चुनाव करवाना चाहती है। रही बात पार्टी की तैयारी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस है यहाँ पे मजबूत है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में 19,000 की जो लीड है वो हनुमानगढ़ विधानसभा से मिली। तो मैं आपको इस बात का एश्योर करना चाहता हूं कि चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो और चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, दोनों के अंदर जो कांग्रेस है वो इस बार जीतने जा रही है। प्रदीप जी, अभी अश्विनी जी ने दो सवाल उठाए। एक सवाल तो उनका ये था कि वे बीजेपी का संविधान पर कोई भरोसा नहीं है, क्या वो चुनाव करवाने के मूड में है या नहीं है? पहले इसका आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, वो ये कि चुनाव एक साथ होने चाहिए, एक बार होने चाहिए, जिससे बार बार चुनावों पे होने वाला खर्च और चुनावों के कारण जो विकास अवरुद्ध होता है वो ना हो। इसी के चलते जो नगर निकाय है, नगर निकाय के अगर देखें राजस्थान में 3 या 4 बार में अलग अलग 4 फेज में चुनाव होते थे, उनको एक बार में करके, और उसी तरीके से जो जिला परिषद और ग्राम के चुनाव होते हैं तो वो सब एक साथ करवा के चुनावों के बार बार होने के कारण जो विकास अवरुद्ध होता है उसको रोकने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। नवंबर में संभावित है नगर निकाय के सारे नगर निकाय जितने भी राजस्थान में, सभी के चुनाव एक साथ होंगे। और भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ में हम कहें, अभी तक देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, नगर निकायों का पुनर्गठन हो रहा है, ये सब चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो नेतृत्व है, जहां जहां वार्डों में या गांवों में जहां जहां जो लोग मजबूत हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनको तैयारियां करवा रहे हैं, उनको आगे कर रहे हैं। और जहां तक हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी जोर शोर से लगे हुए हैं अपने अपने जगह पे, अपने अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपनी गली मोहल्लों में अपने आप को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। और हम निश्चित तौर पे मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शहर में बहुत अच्छा करेगी और हम अपना बोर्ड बनाएंगे। हाँ, चलिए अश्विनी जी, पिछला जो बोर्ड था वो आपकी कांग्रेस का बोर्ड था, लेकिन बोर्ड वास्तव में धीरे धीरे कहीं और डाइवर्ट हो गया। तो अगर मैं ये पूछूं सीधे कि पिछले बोर्ड का जो कार्यकाल था, कांग्रेस के हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यकाल कांग्रेस को पूरा ही नहीं करने दिया गया। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, चाहे वो पीलीबंगा हो, चाहे नौर हो, भादरा में इनकी चली नहीं, और हनुमानगढ़ में इन्होंने चाहे निर्दलियों को साथ लेके उसमें अपने ज्वाइनिंग करवा ली हो। तो बीजेपी का स्वायत्त शासित संस्थाओं को चलने देने के ऊपर विश्वास है ही नहीं। उनका तो एक ही ध्येय है, कैसे भी येन पेन प्रकरण, उन्हें अपने सत्ता का जो लालच है जो बीजेपी को लेके बैठ गया है, और जिस तरीके से वो सत्ता के आदी हो गए हैं,
तो उसमें किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को यूज करके और किस तरीके से हर बोर्ड को बनाया और बिगाड़ा जा रहा है, वो मैं आपको हनुमानगढ़ के परिदृश्य में बता चुका हूँ। रही बात बोर्ड के कार्यकाल की, मैं आपको बताना चाहता हूं जो कार्य चौधरी विनोद कुमार जी ने, अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने किए। कांग्रेस का जो सरकार थी, पैसा आता था, विधायक पैसा लेके आते थे और वो सारा कार्य गणेश बंसल जी उस टाइम कांग्रेस में थे, उनके माध्यम से हुआ। लेकिन हमारी गलती सिर्फ ये रही कि चौधरी साहब मार्केटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि वो जनता की भलाई का कार्य करते हैं, उनकी एक अलग राजनीति है। वो इस तरीके से जो मार्केटिंग का कार्य है, जैसे मान लो फोटो खिंचवाना है और करना है, उसमें वो नहीं पड़ते। लेकिन अगर आप किसी भी कार्य को देखोगे, अगर आम जनता उस चीज को नहीं समझ पाती, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे आपके बीएड कॉलेज बने हो, या ये अंडरपास बने हो, जो अंडरपास सूरतगढ़ का हो, या ये हो, मेडिकल कॉलेज के अंदर जो निर्माण हुआ, जो ये 100 बेड का हॉस्पिटल अब बन रहा है, टाउन हॉल का निर्माण है, ठीक है, कन्या कॉलेज हो गया और एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया। ये जो सारा लेके आए, वो गवर्नमेंट जो लेके आई, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो कैनाल कॉलोनी का हॉस्पिटल था, वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ही लेके आई। लेकिन अब उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से बुनाने की उन चीजों को कोशिश कर रही है। अब आज आपके देखिए कि प्रशासक लग चुका है, क्या संग्रिया से और भगत सिंह चौक जाने वाली सड़क का क्या हाल है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अक्टूबर तक आप वेट करिए। जिस तरीके से इन्होंने प्रशासक के आने के बाद में यहाँ पे काम के अंदर ढिलाई बरती जा रही है, आप ये निश्चित मान के चलिए कि कोई भी अगर खड़ा होता है तो कांग्रेस का सेवा दल का कार्यकर्ता भी उसको पूरी चुनौती देने के लिए तैयार है। और कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता या कैंडिडेट ही बोर्ड के अंदर अपनी भागीदारी। संगरिया रोड की बात की है, देखिए अभी जो शहर है हनुमानगढ़, सड़क, सफाई और सीवरेज, इन 3 समस्या से जूझ रही है। लेकिन यहाँ ना तो पक्ष दिखता है ना विपक्ष दिखता है। पहले विपक्ष की बात आप कर रहे हैं कि अक्टूबर तक ये हालत रही तो जनता ऐसा कर देगी, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस क्या कर रही है? विपक्ष की भूमिका निभा रही है क्या? कांग्रेस जो है विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। जहां हमें बुलाया जाता है, जहां जिस मुद्दे का हमें पता लगता है। बुलाया क्यों जाएगा आपको? आपको खुद जाना चाहिए ना। लोग आपको पीला चावल दे के बुलाएंगे क्या कि यहाँ पर हमारे यहाँ समस्या है, इसका समाधान करवा दीजिए? नहीं, आपको खुद दिखता है, आपको जाना चाहिए। बात पीले चावल की नहीं होती, बात ये होती है कि हर मुद्दे के अंदर भी राजनीति नहीं की जाती। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दा है उसके अंदर कांग्रेस की जो भागीदारी है वो 100% है। और कांग्रेस आपको आने वाले समय में सड़कों पे उतरती हुई दिखेगी, गांधी जी के आदर्शों पे चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हर धरने प्रदर्शन में आपको कांग्रेस चलिए, आने वाले समय में कांग्रेस सड़क पर उतरती हुई दिखेगी, ये हमारे अश्विनी पारिक जी जो कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष हैं ये कह रहे हैं। लेकिन प्रदीप ऐरी जी, क्या सत्ता में रहने का मतलब ये होता है कि समस्याओं को बिल्कुल अपने सामने, आंखों के सामने हम सिर्फ टकटकी लगाकर देखते रहे और जनता परेशान रहे? आज पूरा शहर परेशान हो रहा है लेकिन बीजेपी खामोश है। गोपाल जी, ऐसा नहीं है। भाजपा ने जहां भी समस्या आई है, जहां भी चुनौतियां आई हैं, हमने आगे बढ़ के उसके लिए साथ खड़े हुए हैं। आज की भी स्थिति देखेंगे तो सीवरेज के कारण शहर में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, हमारे जो विधानसभा प्रत्याशी हैं लोगों के बीच में पहुंचे हैं, प्रशासन से भी बात करी है और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी है। हम लोग समस्या को उठा भी रहे हैं। और मैं पीछे की जो बात आपसे अभी अश्विनी जी ने कही, जो पीछे जो बोर्ड गया है उस बोर्ड में भी भाजपा ने अपना काम बखूबी किया है। पिछला बोर्ड कांग्रेस का बोर्ड था, गणेश जी कांग्रेस के साथ थे, और पिछला बोर्ड मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के मामले में ये आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्ट बोर्ड था जो पिछली बार कांग्रेस के नेतृत्व में चला है। हमने समय समय पे उसके भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है और लोगों के अंदर उन सब बातों को लेके भी गए हैं। और आज भी हम लोग उन भ्रष्टाचार के कारण और उन समस्याओं के कारण जो लोगों को आज परेशानी हो रही है उनको मुखर तौर पर उठा रहे हैं। हम भी उठा रहे हैं, पार्टी भी उठा रही है और पार्टी के नेता सभी आज पूरे जोर शोर के साथ इन मुद्दों को उठा रहे हैं।
चलिए, एक सवाल आपने खुद ही कहा कि जैसे कांग्रेस का बोर्ड था, जब चेयरमैन थे गणेश बंसल, तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सुमित रेणुआ को नगर परिषद का सभापति नियुक्त कर दिया, तो क्या सब कुछ साफ सुथरा हो गया? नहीं, हम लोग हमने कभी नहीं कहा साफ सुथरा हुआ है, क्योंकि सुमित रेणुआ भी कहीं ना कहीं गणेश जी की टीम का हिस्सा था, और जो टीम भ्रष्टाचार में संलिप्त थी, हमने उस वक्त भी विरोध किया। बन गया ना सर। हमने उस वक्त भी विरोध किया था, और आज भी स्पष्टता कहते हैं, जो गणेश बंसल जी की टीम थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और ये भी तो कहना चाहिए कि भाजपा का बोर्ड ही भ्रष्ट था, ये भी तो कह दीजिए। नहीं, वो बोर्ड भाजपा का नहीं था। तो जब चेयरमैन सरकार बना रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, तो बोर्ड क्यों नहीं है फिर उसका? देखिए, किन्हीं कारणों से, क्योंकि गणेश बंसल जी निर्दलीय जीते और उन्होंने समर्थन दिया, उसकी एवज में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा ज्वाइन की है। सुमित रेणुआ ने भाजपा ज्वाइन की है एमपी इलेक्शन के अंदर, जबकि वो चेयरमैन बने उससे पहले। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कहें अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो भ्रष्ट रहेगा। चलिए सर, इस बात पे मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। सर, बीजेपी की करनी और कथनी में कितना अंतर होता है, आपने इस मुद्दे से स्पष्ट कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणेश बंसल चेयरमैन थे, और उनके जीतने के बाद में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को किसी विधायक के समर्थन की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनका समर्थन लिया। वो चलो इनका अंदरूनी मामला है। ये कांग्रेस के बोर्ड के ऊपर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिसके चेयरमैन गणेश राज जी बंसल थे। तो अब उनके समर्थन की इस पार्टी को जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि ऐसा क्या हो गया कि वहां पे जाते ही बंदा वॉशिंग मशीन में धुलते ही निष्पक्ष हो जाता है, बेदाग हो जाता है। तो जनता इस मामले के अंदर समझ चुकी है। कहना चाहेंगे आप? देखिए, गणेश बंसल जी का समर्थन मांगा नहीं गया, उन्होंने समर्थन दिया है, और लिया तो है ना। देखिए, मांगा नहीं दिया, लेकिन लिया तो ये तो तय है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपको चल के कहे जी मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, तो आप उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। और समर्थन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी जरूरत नहीं थी। 118 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास थे, और 100 ही जरूरत थी। और जहां तक बोर्ड की बात है, तो ये जग जाहिर है, पिछले बोर्ड में भ्रष्टाचार बहुत खूब हुआ, और यह हनुमानगढ़ के सभी लोग इससे परिचित हैं, इस चीज से सब जानते हैं। तो इसमें बार बार अगर हम लोग कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भ्रष्ट बोर्ड था तो भ्रष्ट है। चलिए प्रदीप जी, एक सवाल आप दोनों से रहेगा, कॉमन ही सवाल होता है आमतौर पर, कि हनुमानगढ़ नगर परिषद के इतिहास में मौजूदा वर्तमान जो बोर्ड था, वो शायद पहला बोर्ड था जो एक दल का बना, लेकिन बाद में सर्वदलीय हो गया। आप क्या कहते हैं? हाँ, आपकी बात कुछ हद तक मैं सही कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने निजी स्वार्थ के चलते पार्टियों की लाइन बदलते हुए, अपनी कहीं ना कहीं पार्टियों की सोच बदलते हुए, अपने निजी स्वार्थों के कारण पाला बदल लिया, जिसके कारण ऐसी स्थिति बन गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसी विचारधारा से आते हैं तो विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, विचारधारा की प्राथमिकता होनी चाहिए, और राजनीति में तो स्पष्टतः विचारधारा महत्वपूर्ण है। सर, मेरा मानना तो ये है, मैं तो उनको गद्दार कहूंगा, और गद्दारों की पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। उनको मेरा शीर्ष नेतृत्व से यही कहना है कि जब इस बार जरूरत पड़े, और ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब नगर परिषद चुनाव में या निकाय चुनाव के अलावा, चाहे आप प्रधान हो और हो, पूरे जिले के चुनाव की जब भी बात आएगी, तो कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से मैं उसी व्यक्ति की पैरवी करूंगा, और उसके लिए चाहे मुझे संगठन के शीर्ष नेतृत्व के यहाँ बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े, जिसने बूथ संभाला है, अगर वो विधानसभा चुनाव के अंदर साथ रहा है और लोकसभा चुनाव में जो साथ रहा है, ऐसे बूथ पे बैठने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी। और चौधरी विनोद कुमार जी का भी यही आशीर्वाद है कि ऐसे लोगों को टिकट देनी है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जब कांग्रेस का झंडा थाम के खड़े रहे, और अब उनको सेकंड लाइन से फ्रंट लाइन में लाने का वक्त आ गया। तो मेरी सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि आप लोगों को मजबूती से अपने वार्ड में खड़े रहना है, और कांग्रेस के टिकट देने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, और आप लोगों को जीतने का जो काम है वो आप लोगों को करना है। प्रदीप जी, अब जैसे इन्होंने कांग्रेस की बात करी, अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी टिकट देने की जब बात आएगी, तो किस तरह के कार्यकर्ताओं को टिकट देने में प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, प्रमोद डेलू जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो
ठेठ संगठन के व्यक्ति हैं, हम्म, संघ से निकले हैं, बहुत हम्म। लंबा दिन काम किया है, हम्म, संगठन में लंबा उनका अनुभव है हम्म, और बिल्कुल ठेठ एक विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम्म, तो निश्चित तौर पे भाजपा के अंदर जो भाजपा विचारधारा के लोग हैं, हम्म, जिनकी निष्ठा भाजपा की विचारधारा के साथ है, हम्म, उन्हीं लोगों को वो आगे करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। तो वो लोग जो विचारधारा से जुड़े हैं, जो पार्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, ऐसे लोग क्योंकि ही- आपका भी देखिए अनुभव है शहर की सरकार चलाने में, चाहे सत्ता में या विपक्ष में, दोनों की भूमिका आपने निभाई है नगर परिषद में। तो सवाल यह है कि जो मौजूदा पार्षद रहे हैं जो अभी निवर्तमान बोर्ड में, उनमें से कितने % को रिपीट करने की योजना है अभी तक? ऐसा देखिए, परसेंटेज रिपीट करना भी ये बहुत मुश्किल होता है कहना, हम्म, पर मेरा ये मानना है कि जो भी जीतने की स्थिति में होगा, हम्म, जो भी अपने अपने वार्ड में पार्टी को जिताने की स्थिति में होगा, हम्म, पार्टी उसके साथ जाएगी निश्चित तौर पे, हम्म, क्योंकि चुनाव जीतने का ही महत्व होता है। और जो लोग विचारधारा से जुड़े हैं हम्म। और पार्टी के लिए चुनाव जीत सकते हैं, पार्टी उनके साथ जाएगी निश्चित तौर पे। असूरी जी, अभी जो राजनीति चल रही है उसमें यह है कि व्यक्ति पूजा का समय है ये, और व्यक्ति चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर जगह वही है, हर पार्टी में। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी है जिसका मैं जिक्र इसलिए भी चूंकि उनके प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी एक व्यक्तिपरक राजनीति के उदाहरण साबित कर रहे हैं वो लोग। तो जब व्यक्तिवाद का दौर है तो कार्यकर्ता जो भी है, जब आप चयन करते हैं तो आप जाति देखते हैं, सेवा कार्य देखते हैं, या फिर नेतृत्व के प्रति निष्ठा देखते हैं टिकट वितरण के समय? साहब, मैं तो संगठन का आदमी हूँ और जिसने कांग्रेस के हाथ के लिए काम किया है, मैं आपको अगर मेरा बताऊं तो एक मौका वो भी था कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पाया, चाहे वो अगर मान लो आप निकाय चुनाव में पार्षद की टिकट के लिए मुझे उपयुक्त नहीं समझा गया, लेकिन आज मुझे पार्टी ने समय आने पे, क्योंकि मैंने विधानसभा चुनाव में वही पार्टी के साथ में खड़ा रहा, चाहे टिकट किसी को भी लिए उसके अंदर निकाय चुनाव में, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में मैं और मेरी मिसेज घर घर गए। तो पार्टी नेतृत्व तो ये चीज देखता है कि ये बंदा किस तरीके से पार्टी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, और उसका मुझे फायदा ये मिला कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में कि मुझे जिला कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता और यहाँ पे सेवा दल का जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो यही मेरी हर कार्यकर्ता को कहनी है कि जो कांग्रेस के हाथ के निशान को देखता है, आप संगठन के प्रति अगर समर्पित हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको संगठन के अंदर और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। देखिए, लगता क्या है, जब पार्टियां जब तय करती हैं तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं आप लोग, वहां पर एक ही नारा होता है, जिताओ और टिकाओ की बात करते हैं आप लोग। टिकने की गारंटी कोई नहीं लेता है, लेकिन जीतने की अगर गारंटी आप दे दें तो पार्टियां टिकट देने के लिए तैयार रहती हैं। तो जब आप इस तरह के सवाल उठाते हैं कि जो पार्टी के जो, जैसा आपने कहा, गद्दार और कई तरह के शब्दों का उपयोग आप लोग करते हैं, और कल पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट देगी, तो पार्टी को लगता है कि जीतने लायक कौन सा उम्मीदवार होगा, तब आप क्या अब ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है, स्लीपर सेल्स को हम हटाने का काम कर रहे हैं। आने वाले जल्दी समय में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। और चाहे वो अभी गुजरात संगठन की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर जिस तरीके से संगठन बन रहा है, राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे जाने का मौका मिला। अधिवेशनों का जो देखिए जो फार्मूला है बड़ा ही हास्यास्पद है, इस पे तो अपन बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि उदयपुर में भी अधिवेशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वो सारी बातें रह जाती हैं। चलिए प्रदीप ऐरी जी, अब आप लास्ट में आप बता दीजिए कि जैसे मैंने सुनी जी से भी वही सवाल किया, मैं कांग्रेस के रूप में, और बीजेपी से भी यही सवाल कि जाति, सेवा कार्य, नेतृत्व के प्रति निष्ठा, तीन में से किसको प्राथमिकता देगी बीजेपी? पार्टी के प्रति निष्ठा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की सोच से जुड़े लोग हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको प्राथमिकता रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो आज का जो ये खास बातचीत है आज की, उसमें यही है कि नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है वो कैसा होगा, क्या कुछ रोड मैप तैयार हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष और डीसीसी के स्पोक्समैन प्रवक्ता अश्विनी पारिक हमारे साथ जुड़े, और बीजेपी की तरफ से पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष और निवर्तमान पार्षद प्रदीप ऐरी जी हमारे साथ जुड़े। आप सबने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में और मुद्दों पर हम आपसे चर्चा के लिए हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।